हाय मेरे प्यारे भाई, आज हम आपको ज्योमेट्री का दूसरा क्लास देने वाले हैं। जो कि कल के क्लास में हम आपको बहुत छोटे छोटे बातों पर चर्चा किए थे। आइए बिना समय को बर्बाद किए हम आज आपको दूसरा क्लास बता रहे हैं। जो आज के क्लास में आपको थ्योरी बताएंगे, लेकिन आप आज के वीडियो को देखने से पहले कल का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। क्या तो वहां पर जो थ्योरम बताया गया था, केवल एक बात बताया गया था कि ज्योमेट्री के किस भाग को क्या बोला जाता है। तो आज के थ्योरम हम आपको स्टार्ट कर रहे। पहला थ्योरम देखिएगा भाई, कहता है थ्योरी नंबर 1 कहता है तो केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हम बोले थे केंद्र बिंदु से इस जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। आप कहिएगा ए वाला ए डी इजकल टू कितना हो जाएगा बी डी। आप पहले इसको नोट बना कर लिखिएगा कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए भाई, एग्जाम में इस जीवा से किस किस तरह से थ्योरम पूछा जाता है, उन सभी प्रकार के थ्योरम के साथ हम आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम बोले केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। किसी भी प्रकार से वह जीवा रहेगा, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आप इस बात को समझे हो भाई। आइए अब अगला थ्योरम आपको बता रहे हैं। अगला थ्योरम कहता है भाई कि किसी जीवा द्वारा मतलब एक ही जीवा द्वारा भाई परिधि के एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण आपस में समान होता है। ए वाला जो दोनों कोण होगा आपस में क्या होगा, समान होगा। हम कहा ए वाला ए होगा, ए वाला बी और ए वाला सी होगा। हम कह सकते हैं कोण डी बराबर कोण क्या होगा सी। अगर ए वाला थीटा होगा ए बी थीटा होगा, मतलब ए बी कितना हो जाएगा थीटा होगा। यहाँ से थ्योरम पता चल गया भाई, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण आपस में समान होता है। अब हम आपको इसी के अंतर्गत एग्जाम में कितने तरह से फिगर बन सकता है, उन सारे कंडीशन को हम आपको दिखा रहे हैं। हम बोले एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ, चाहे वह कोण ऊपर हो चाहे वह कोण नीचे हो, और एक ही जीवा द्वारा
परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला दोनों कोण समान होगा। हम बोले एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला ए वाला ओ केंद्र वाला ए वाला जीवा कौन बना, ये वाला भी एक कौन बना, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, समान होगा। मतलब ए से बिंदु से लेकर यहाँ तक में कोई भी कोण बनेगा वह आपस में क्या होगा, समान होगा। लेकिन अब इसका एक थ्योरम और देखिएगा भाई क्या होता है। अब आप इसको ऐसे रटिएगा कि किसी जीवा द्वारा एक ही जीवा द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा वो सब के सब कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये सब कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा वो सब आपस में बराबर होगा। लेकिन क्या आप ये सोच कर बताइए भाई, क्या ये दोनों कोण समान हो सकता है? देखिए तो हम बोले ए वाला ए और बी एक जीवा है, हम इस जीवा द्वारा परिधि पर ए वाला कोण बना, ऐसे जीवा द्वारा परिधि पर यहाँ बना। अगर आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो हम कह सकते हैं ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर नहीं होगा। क्या कि जिस जीवा के माध्यम से एक कोण बना उन्हीं जीवा के माध्यम से एक कोण नहीं बना है, इसका मतलब दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये थ्योरम, अगला थ्योरम देखते हैं भाई। थ्योरम क्या कहता है, आप इसको नोट में लिख लियो भाई ऐसे, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला दोनों कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। आइए भाई अब अगला थ्योरम हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा कि किसी जीवा द्वारा मान लेते ए वाला ए और ए वाला बी एक जीवा है। किसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा उसी तरफ जो परिधि पर कोण बनेगा वो केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होगा। यदि ए वाला 60 होगा, ए वाला 30 होगा, और ए वाला थीटा होगा, ए वाला थीटा बाय कितना होगा, 2 होगा, मान ये सी है। यानी कोण सी जो होगा ओ कोण ओ का आधा हो जाएगा। हमें पता चला भाई कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ जो परिधि पर कोण बनेगा वो केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होगा। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र परिधि पर इसका आधा और केंद्र बिंदु पर जो होगा इसका ये वाला 2 गुना होगा। यदि ए वाला 30 होगा इसका 2 गुना ए वाला 60 होगा। यदि ए वाला 60 होगा ए वाला 30 होगा। आप भाई नोट बना के लिखिएगा कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण
उसी तरफ जो परिधि पर कोण बनता है केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा होता है। लेकिन भाई इसमें कंडीशन क्या क्या दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको फिगर का कंडीशन भी सिखा, ध्यान दीजिए भाई। हम बोले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, हम बोले किसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला जो कोण होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी कोण बनेगा। मान ये वाला कोण यहाँ बनना, ये वाला जो कोण होगा इस कोण का आधा हो जाएगा। याद इधरे काहे बनेगा, ये वाला कोण इस कोण का क्या हो जाएगा, आधा होगा। चाहे यहीं पर काहे बनेगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण का आधा होगा। और पिछला थ्योरम अभी बताए थे, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला सब कोण आपस में समान होता है। आइए भाई अगला थ्योरम देखिएगा, अगला थ्योरम क्या कहता है। आगे का थ्योरम देखिएगा भाई, अगला थ्योरम कहता है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, यानी कि व्यास द्वारा, आपको पता होना चाहिए व्यास किसको कहते हैं। वैसा रेखा जो केंद्र से होकर गुजरता हो उसे हम व्यास कहते हैं। और व्यास वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है, जिसमें प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोला जाता है। आप ध्यान दीजिए भाई, हम बोले व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आप थ्योरम को ध्यान में रखिएगा, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। आप कह सकते हो भाई कोण ए ओ सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब जिस कोण को लिखना पड़ता है वह बीच में लिखा जाता है ना भाई। यानी कोण हो जाए ए सी बी बराबर, मतलब ए वाला कोण 90 डिग्री होगा। आप भाई इसी थ्योरम का ऐसे भी बोल सकते हो, अर्धवृत्त पर बनने वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। आपसे थ्योरम डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण क्या होता है, तो आप कहिएगा अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है। या तो आप ऐसे भी बोलिए व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। लेकिन भाई आप इसी का डायग्राम अलग तरह से भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे ऐसा भी हो सकता है भाई, कंडीशन ध्यान दीजिएगा। हम बोले ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी एक व्यास है। इस व्यास द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं भी कोण बने, व्यास द्वारा परिधि पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अब आप इस बात के लेकर इमेजिंग नहीं करिएगा, क्या ए वाला 90 देखने में लगता है, देखने में लगे न लगे वो मायने नहीं है, बट थ्योरम अगर लागू हो रहा है तो ज्यादा मायने रखेगा। आप नोट बना के लिखिए भाई, व्यास द्वारा
परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है वो आपस में समकोण होता है, या अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। आइए भाई अब अगला थ्योरम हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला थ्योरम कहता है भाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किसी जीवा द्वारा वृत्त के दोनों खंडा पर बनने वाले कोण का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी जीवा द्वारा वृत्त के दोनों खंडा पर, मतलब ए वाला खंड और ए वाला खंड, इन दोनों खंडा का जो योग होगा वो हमेशा 180 होगा। यदि ए वाला अल्फा होगा, ए वाला बीटा, तो हम बोल सकते हैं कोण अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। लेकिन इस थ्योरम को आप रटिएगा नहीं। जब हम आपको एक होता चक्रीय चतुर्भुज, वहां पर जब चक्रीय चतुर्भुज बताएंगे और ये थ्योरम खुद बाय खुद वहां पर मौजूद हो जाएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी जीवा द्वारा वृत्त के दोनों खंडा पर बनने वाला कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप इसको नोट बना कर लिखिए भाई जल्दी से, कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के दोनों खंडा पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब भाई अब अगला थ्योरम देखिए, अगला थ्योरम क्या कहता है। अगला थ्योरम कहता है भाई, हम कल बोले तो याद कीजिए भाई थोड़ा सा। आदि अभी तक भाई कल वाला वीडियो नहीं देखे हो, आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा ताकि ये बात आपको ज्यादा पकड़ में आएगा। हम कल आपको बोले थे भाई, व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसमें प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोला जाता है। लेकिन जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटता है और इनमें से बड़े भाग को दीर्घचाप बोला जाता है और छोटे भाग को लघु चाप बोला जाता है। ये बात कल हम आपको बोले थे। लेकिन अब आप आज वाला थ्योरम देखिए क्या होता है भाई। हम कह सकते हैं भाई, ए वाला ए और बी एक जीवा है। जीवा वृत्त को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है, जिनमें बड़े भाग को दीर्घचाप और छोटे भाग को लघु चाप बोला जाता है। लेकिन अब थ्योरम देखिएगा भाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप याद रखिएगा भाई, दीर्घचाप पर बनने वाला जो कोण होता है वो दीर्घचाप पर बनने वाला कोण हमेशा न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसको कहते हैं? वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही बनेगा। जीवा द्वारा यानी दीर्घचाप पर बनने वाला कोण हमेशा न्यून कोण होता है
और लघु चाप बनने वाला कोण हमेशा अधिक कोण होता है। ये वाला जो बनेगा कौन कौन बनेगा, अधिक कौन बनेगा। अधिक कौन किसको कहते हैं भाई, वैसा कौन जो 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब भाई नोट बना के लिखिएगा कि किस जीवा वृत्त को दो बराबर भागा में नहीं बांटता है, जिसमें बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप बोला जाता है, और दीर्घ चाप बनने वाला को न्यून कौन कहलाता है, और लघु चाप बनने वाला कौन अधिक कौन कहलाता है। आइए भाई अब अगला थ्योरम ध्यान दीजिएगा। आगे क्या थ्योरम का था भाई, ध्यान दीजिएगा। अगला थ्योरम क्या है भाई, अगला थ्योरम ध्यान दीजिएगा। जब दो बीड़ी एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करता हो, जब दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करता हो, उनके केंद्र के जो बीच के जो दूरी होगा भाई, उनकी त्रिज्या के योग के बराबर होगा। ये बड़का वृत्त के केंद्र से बड़का के परिधि, बड़का के त्रिज्या, छोटका के केंद्र से छोटका के परिधि, छोटका के त्रिज्या। अगर आप ये बाला को दूरी पूछिएगा, यानी O1 O2 दोनों केंद्र के बीच के दूरी निकालना होगा। आप बोलेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप नोट बना के लिखिएगा भाई कि जब दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य रूप से स्पर्श करता हो, उनके केंद्र के जो बीच के दूरी होता है, उनकी त्रिज्या के योग के बराबर होता है। लेकिन भाई आप ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर रूप से स्पर्श करता है कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन जब अंदर से स्पर्श करेगा तब ध्यान दीजिएगा। जब दो वृत्त एक दूसरे के अंत स्पर्श करता हो, तो उनके केंद्र के जो बीच के दूरी होता है, उनके त्रिज्या के अंतर के बराबर होता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा भाई। जब दो वृत्त बाहर से स्पर्श करेगा, उनके केंद्र के बीच की दूरी योग के बराबर, जब अंदर से स्पर्श करेगा, उनके केंद्र के बीच की दूरी अंतर के बराबर होता है। आप इस बात को समझ गए हो भाई। आइए अब अगला थ्योरम आपको बता रहे हैं। आगे का थ्योरम का था भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे का थ्योरम का था भाई, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको मालूम हो गया होगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे के बाहर से स्पर्श करेगा, तो इनके योग के बराबर, जो अंदर से स्पर्श करेगा उनके अंतर के बराबर। आए थोड़ा से पीछे वाला थ्योरम एक बार रिवाइज करते हैं कि जब केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। आप भी मेरे आगे आगे बोलते रहे भाई, ठीक ना। लेकिन एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला दोनों कोण समान होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। एक ही जीवा द्वारा वृत्त के दोनों खंड बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। यहाँ तक भाई आप समझ गए हो। आइए भाई अब हम अगला थ्योरम बता रहे हैं।
अब देखिए भाई अगला थ्योरम कहता है भाई कि जब दो जीवा एक दूसरे के बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता हो। आप बहुत ध्यान से समझिएगा भाई, जब दो जीवा एक दूसरे के बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता हो, मान के चलिए भाई ए वाला ए और ए वाला बी और ए वाला सी डी, ए बी और सी डी दो जीवा है जो एक दूसरे के बिंदु पी पर प्रतिच्छेद किया है। आप बहुत आसान लगेगा लेकिन मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको जिस तरीका से बोलने सिखाएंगे आप उसी तरीका से बोलिएगा। कि किताब की भाषा देखिएगा वहाँ का मेथड कुछ और रहता है, लेकिन हम आपको कुछ और तरीका से बताएंगे कि जब दो जीवा एक दूसरे के बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता हो। आप लेकिन पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, इन पूरे को बोलिएगा बरका, इन पूरे को बोलिएगा बरका और इन बाहरी को बोलिएगा छोटका। पूरे को बोलेंगे बरका और बाहरी भाग को बोलेंगे छोटका। लेकिन जब दो जीवा एक दूसरे से बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता हो, होता भाई जीवा के बरका, बरका गुना छोटका, बरका गुना छोटका इजिकल टू होता बरका गुना छोटका। ये बात आपको समझ में आया होगा भाई। जब दो जीवा बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करेगा तो होगा भाई जीवा के बरका गुना छोटका, बरका गुना छोटका। बरका कहने का मतलब होगा भाई सीपी गुना डीपी इजिकल टू हो जाएगा एपी गुना बीपी। ये बात आपको समझ में आया होगा भाई कि जब दो जीवा एक दूसरे के बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता हो, होता जीवा के बरका गुना छोटका इजिकल टू बरका गुना छोटका। आप हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा, जब दो जीवा एक दूसरे के बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करता हो तो होता बरका गुना छोटका इजिकल टू बरका गुना छोटका। आप इस तरह से भाई ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और अगला देखिएगा, अब भाई बात रहा एगो जीवा रहेगा, एगो जीवा रहेगा। जब एक जीवा और एक आसपास रेखा रहेगा, हम बोले ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है और एक सी पी एक आसपास रेखा है। जाग ए वाला बिंदु पी पर काटा, एगो जीवा और एगो आसपास रेखा रहेगा तो आप क्या करिएगा? कुछ न भाई, जब दो जीवा रहेगा तो बोलेंगे बड़का गुना छोटका इजिकल टू बड़का गुना छोटका। लेकिन जब जीवा और आसपास रेखा रहेगा तो वहां पर बोलेंगे जीवा के बड़का गुना छोटका। यहाँ भी बोलेंगे
कि बड़का गुना छोटका, बड़का गुना छोटका इज इक्वल टू भाई बोलेंगे टेंजेंट के स्क्वायर, मतलब हो जाएगा पी टी के स्क्वायर हो जाएगा। बड़का कहने का मतलब ए पी हो जाएगा ए पी गुना बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी टी के क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा, जब एक जीवा और एक आसपास रेखा एक दूसरे के बाह्य रूप से मिलता हो तो होता है भाई जीवा के बड़का गुना छोटका इज इक्वल टू टेंजेंट के स्क्वायर। आप भाई नोट बना के लिखिएगा, जब एक जीवा और एक आसपास रेखा एक दूसरे के बाह्य रूप से मिलता हो तो होता है जीवा के बड़का गुना छोटका इज इक्वल टू टेंजेंट के स्क्वायर। फिलहाल भाई आज के वीडियो में इतना सा रहने देते हैं। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।